हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हाई राइडर की वीडियो आप देख चुके हैं, हमने रिसेंटली ली थी, लेकिन ये स्विफ्ट की वीडियो आप लोग मांग रहे थे, तो ये मेरी स्विफ्ट और ये 2024 में जो मारुति सुजुकी ने नई इंडिया में स्विफ्ट लॉन्च किया था, लेटेस्ट जनरेशन वाली वही है। टॉप ऑफ द लाइन ZXi प्लस ऑप्शनल और AMT वर्जन यानी कि ऑटोमेटिक वर्जन है, पेट्रोल कार है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है इस रेड कलर में। इसके अंदर हमने जो कंपनी का एक किट आता है, जो इसका एरो किट बोलते हैं या अलग अलग इसको नाम आते हैं, वो सब किट जो है हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद बहुत ही फैंटास्टिक लुक आता है। एक्सटर्नली जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ व्हील में किया हुआ है, क्योंकि जो अलॉय व्हील कंपनी के फिटेड इसमें आते वो अलॉय व्हील उतने अच्छे नहीं लगते, उसका पूरा जो स्पोर्टी लुक है वो खराब करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अलॉय व्हील लगाए हुए। अलॉयज जो है ये ऑनिक्स कंपनी के अलॉयज है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश है और इसके जो स्टॉक अलॉयज थे उसके एक्सचेंज में हमने लिया। इसका जो प्राइस है इन अलॉयज का ये अराउंड 43-44,000 आपको मिलेगा। स्टॉक अलॉय का जो साइज है वो हमने यहाँ पे रिटेन किया है और जो टायर्स भी है वो भी स्टॉक ही हमने रिटेन किया, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है। ये जो स्विफ्ट का रेड कलर है, जो ग्लॉसी रेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। खास करके अगर आप डुअल टोन ऑप्शन के जाते जो हम गए, तो यहाँ पे छत हमारी पूरी ब्लैक है, कार हमारी पूरी रेड है, इसकी वजह से बहुत ही ऑसम लुक इसका नजर आता है। और ये अलॉयज डालने के बाद समझ जाओ आप मिनी कूपर वाला लुक जरूर देती है। हाँ, डेफिनेटली मिनी कूपर नहीं है, स्विफ्ट ही है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और इसके जो LED हेडलैम्प्स है, जो इसके DRLs है, टर्न इंडिकेटर है और इसके जो LED फॉग लैम्प्स है, इसका पूरा लुक कंप्लीट करते हैं, खास करके इस एरो किट के साथ। मिरर्स भी आप देखेंगे तो मिरर्स पे साइड टर्न इंडिकेटर है, साथ ही इसके मिरर्स जो है वो भी ग्लॉस ब्लैक में है, बिल्कुल रूफ जैसा। और इसके ऊपर विंडो वाइजर भी लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही ऑसम लुक इसको देता है। इसकी ग्रिल भी आप देखेंगे तो ग्लॉस ब्लैक है। और एक और छोटा चेंज हमने ये किया है कि इसका जो सुजुकी का लोगो है आगे और पीछे का, पीछे स्विफ्ट लिखा है, उसको भी ब्लैक टेप लगवा दिया है, जिसकी वजह से और थोड़ा सा अच्छा लुक इसका निकल के आ रहा है। पीछे से भी इसका लुक जो है बड़ा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे ये टेल लाइट जो है और चार चांद लगा देते हैं, मतलब इसको कोई एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस अलॉयज वगैरह आपने डाल दिया तो आपका काम हो गया। और पीछे वॉशर और वाइपर भी दिया हुआ है, साथ ही इसमें डीफॉगर भी है। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलेंगे, उसके बारे में आगे बात करूंगा। यहाँ पे पीछे पार्किंग सेंसर्स दिए हुए चार, तो वो काफी हेल्प करता है। 360 डिग्री कैमरा नहीं है इसके अंदर। अभी यहाँ पे मैं आपको इसका जो कैमरा है उसका पोजीशन बताता हूँ। ये कैमरा का पोजीशन है और नीचे बूट रिलीज का बटन है। रियर स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी काफी इसको अट्रैक्टिव लुक देता है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नंबर्स की बात नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, कोई कार का पर्टिकुलर रिव्यू नहीं है। ये कार कोई नई नहीं है जिसका मैं बहुत ही मतलब इतने लीटर का बूट स्पेस, उतने लीटर का बूट स्पेस, प्रैक्टिकली क्या चीज सही है इसके अंदर क्या नहीं बता देता हूँ। तो यहाँ पे बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है तो यहाँ पे ये इसका कुछ बूट स्पेस आपको मिलता है। पार्सल शेल्फ भी है यहाँ पे, या पार्सल ट्रे जो आप बोलो। और यहाँ पे इतना बूट स्पेस है जो बिल्कुल सिटी रन अबाउट या एक बंदा एयरपोर्ट अगर जा रहा है उसके लिए काफी है। फैमिली लगेज वगैरह रखने के लिए काफी नहीं है। वीकेंड पे आप कपल हो, आपका एक बच्चा है, आप जा रहे हो तो जा सकते हो। प्रैम वगैरह रखोगे तो ये फुल हो जाएगा। तो इतनी कुछ ज्यादा जगह नहीं है, बहुत ही डिसेंट स्पेस है। मैं आउट स्टेशन जाने के लिए यूज भी नहीं करता। इनफैक्ट मैं अभी तक इसको 100-200 किलोमीटर भी जो है दूर लेके नहीं गया हूँ। मैं मेनली इसको सिटी और ये घाट्स सेक्शन, क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब है, तो वो चलाने के लिए मैं यूज करता हूँ। इंटीरियर्स की बात करते हैं और फीचर्स पे भी आएंगे। अब रियर सीट कंफर्ट और स्पेस की बात करते हैं। मेरे हाइट के हिसाब से मैंने आगे सीट सेट किया है, पीछे की सीट भी सेट किया। अगर आप बहुत लंबे हो तो आपके लिए अनकंफर्टेबल रहेगी। यहाँ पे अंडर साइड सपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे लैकिंग आप बोल सकते हो, फिर भी ठीक ठाक है। पीछे 2 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, नी रूम आपको कुछ इतना मिल जाता है और यहाँ पे लेग रूम भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। मैक्सिमम लेग रूम जो है यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इतना मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आगे वाले जो है बिना टांग के होंगे तभी ये पॉसिबल है। और रियर डोर पे आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो मिल जाता है अप डाउन का, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सारा कुछ जो है यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का है, कोई भी लग्जरियस फील नहीं है, स्पोर्टी फील है। यहाँ पे एक स्पीकर है और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है जिसमें आप आधे 1 लीटर की बॉटल तक रख सकते हो। रियर में आपको AC वेंट भी मिल जाते हैं, उसका फ्लो कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप ब्लोअर की, क्योंकि आगे के ब्लोअर पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे एक फोन होल्डर मिल जाता है जिसमें आप एक फोन रख सकते हो और उसके साथ 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप A और USB टाइप C। दैट्स इट। ये पीछे इस कार में सीट का रिक्लाइन एंगल जो है रियर सीट का वो डिसेंट है, मुझे अच्छा लगा। बहुत ज्यादा अपराइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। और ये हेडरेस्ट भी जो है ये कंफर्टेबल है, लेकिन एक और हेडरेस्ट होता तो अच्छा होता। अभी मैं आगे बैठ के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि ये जो कार है बहुत ही लो है, इसलिए अगर आप ज्यादा उम्र वाले हो, कमर में दर्द या पीठ में दर्द रहता तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पोर्टी स्टांस है, इस वजह से एकदम लो आप इसमें बैठते हो। अब ये सीट मेरे हिसाब से सेट है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, सीट रिक्लाइन वगैरह आप कर सकते हैं, सब कुछ मैनुअल है यहाँ पे सीट का एडजस्टमेंट। लेकिन आगे की सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको अच्छे से ये हक कर लेती है। बहुत ज्यादा मोटे होंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरे जितनी बिल्ड है आपकी तो आपके लिए एकदम सही है। और ड्राइविंग पोजीशन में आपको आना जो है बहुत ही इजी है इस कंफर्टेबल सीट की वजह से। ड्राइविंग सीट में और को ड्राइवर सीट के अंदर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो डिसेंट है, पिछले सीट के मुकाबले बेटर है, लेकिन इट इज नॉट द बेस्ट। ठीक ठाक है। पीछे की डोर्स की तरह आगे की डोर पे भी सारे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेंगे, क्रोम डोर हैंडल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक का यूज है
और यहाँ पे एल्बो के लिए एक पैड दिया हुआ है जिसको हमने पीयू लेदर में रैप करवाया रेड कलर का कार के थीम के साथ, अदरवाइज आपको ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे स्विचेस है, ऑटो अप डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है। मिरर आप फोल्ड कर सकते हो, वैसे ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स है, तो जैसे कार अनलॉक होगी लॉक होगी वो अपने आप बंद या चालू हो जाएंगे। इंटरनल एडजस्टमेंट भी है और यहाँ पे विंडो का लॉक करने का स्विच भी है और बाकी पावर विंडोज जो है वो मैनुअल है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड पे जो स्टोरेज है वहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे कुछ मैगजीन वगैरह आपको जो रखना रख सकते हो और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। डैशबोर्ड देखेंगे आपको ऑल ब्लैक थीम यहाँ पे कंटिन्यू होती नजर आएगी। कार का जो लोअर हाफ है पूरा ब्लैक है, यहाँ पे कारपेट भी ब्लैक है, हर चीज ब्लैक है और ऊपर जो है आपको ग्रे या बेज इंटीरियर्स देखने मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है डुअल टोन। लेकिन डैश पूरा आपको ब्लैक मिलेगा, हल्का सा सिल्वर यहाँ पे फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एसी वेंट, ऊपर यहाँ पे डीफॉगिंग के लिए वेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच है, हेडलाइट लेवल एडजस्टर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पे बॉनेट खोलने का और फ्यूल लिड खोलने का यहाँ पे लीवर दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे एक डेड पेडल दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे ब्रेक और ये एक्सेलरेटर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई क्लच पेडल नहीं है। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा सुजुकी का लोगो, ऊपर का पार्ट जो है पूरा लेदर रैप्ड है और ये लेदर यहाँ पे कंटिन्यू होता है और यहाँ पे एक ग्लॉस फिनिश है। नीचे जो है बॉटम इसका फ्लैट दिया हुआ है जिससे इसकी ग्रिप और जो इसका लुक है बड़ा ही स्पोर्टी आता है। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स दिए है उसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, ये 2 डमी बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल कैंसिल और यहाँ पे स्पीड एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। साइड पे वॉल्यूम और मोड एडजस्टमेंट है और लेफ्ट राइट जा सकते हैं आप। यहाँ पे जो ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले उसके लिए और यहाँ पे म्यूट का बटन है और यहाँ पे कॉल के कंट्रोल्स है आपके और साथ ही आप सीरी वगैरह को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो इसको आप इस तरीके से जो है रेक के लिए तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन रीच के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक इसमें लिमिटेशन जरूर है। सेंटर कंसोल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसी वेंट, नीचे हैजर्ड लाइट का बटन दिया हुआ है और ऊपर यहाँ पे 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ये आपको मिलता है वायरलेस और इसका आप टच रिस्पॉन्स देखेंगे तो वेरी गुड। इससे काफी खराब रिस्पॉन्स आता है काफी महंगी गाड़ियों में, तो ये आपको यहाँ पे काफी सही चीज देखने मिल जाती है और इसमें कुछ बटन्स भी यहाँ पे दिए हुए जो टच कंट्रोल है वो कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो ये एक बहुत सही चीज है। आप क्लाइमेट सेट कर दो वो अपने हिसाब से काम करते रहेगा। और यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिवर्स डालता हूँ अभी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्वालिटी आपको मिलती है विच इज वेरी डिसेंट। यहाँ पे आपको डिसेंट टाइप की क्वालिटी मिलती है, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के नीचे आपको यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिलता है जो कि यूएसबी टाइप ए पोर्ट है, इससे आप कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर वाला चार्जिंग अडेप्टर वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, तो यहाँ पे मैं फोन पुश कर दूंगा अपना तो यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट होगी, ब्लू हो गया ये आइकन। वायरलेस चार्जर के पीछे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे 2 और फिर मिलता है ये AMT वाला गियर बॉक्स जहाँ पे आपको ये रिवर्स मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है, ड्राइव और फिर यहाँ पे प्लस माइनस जो अभी हम परफॉर्मेंस जब चेक करेंगे तब देखेंगे। और फिर यहाँ पे उसके पीछे मिलता है एक मैनुअल हैंड ब्रेक आपको। ग्लव बॉक्स यहाँ पे डिसेंट साइज का है, कोई सॉफ्ट ओपनिंग क्लोजिंग वाला नहीं है, नॉर्मल है, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। यहाँ पे एक टिश्यू का बॉक्स और आपके कार के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं इजीली। इनसाइड रियर व्यू मिरर इसका मैनुअल डिमिंग है, ऑटो डिमिंग नहीं है। डे नाइट वाला मिरर है डेफिनेटली, लेकिन ऑटो डिमिंग होता तो ज्यादा अच्छा होता। और इस कार में जो सबसे स्टूपिड चीज लगती है मुझे, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग्स, कि यहाँ पे ये जो कैबिन लाइट है ये सिंगल दिया है, मतलब पीछे कोई कैबिन लाइट नहीं है, एक सिंगल लाइट है जो डोर खोलने बंद करने पे ऑन ऑफ हो जाती है, बट एक लाइट कौन देता है? को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, कोई कवर नहीं है उसके लिए और इसके लिए कोई लाइट भी नहीं है। ऑटो हेडलाइट्स भी इस कार में आपको मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स का भी कंट्रोल यहीं पे दिया हुआ है इस वाले स्टॉक पे, तो अंधेरा होते ही आपके हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, उजाला होते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। और वाइपर कंट्रोल स्टॉक में आपको फ्रंट और रियर वाइपर का ऑपरेशन तो मिलता है, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट फीचर है बड़ा ही बकवास लगा मुझे, क्योंकि एक ही स्पीड है उसके अंदर, इंटरमीडिएट वाइपर की स्पीड एडजस्ट आप नहीं कर सकते। और सेम चीज मैंने हाई राइडर में भी नोटिस की थी। ये कार में कीलेस एंट्री और गो होने की वजह से बस स्टार्ट स्टॉप बटन आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपकी कार जो है ऑन हो जाती है। सेंटर कंसोल भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैनुअल डायल्स आपको मिल जाते हैं, टैकोमीटर एज वेल एज स्पीडोमीटर का और फ्यूल का भी जो डायल है और टेम्परेचर का भी डायल है वो भी अच्छा दिखता है। और बीच में यहाँ पे एक जो है डिजिटल डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं इस वाले स्विच से, जिसमें आप काफी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो स्टिक दी हुई है उससे आप रीसेट कर सकते हैं अपना ट्रिप वगैरह और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी। इसके अगर इंजन की बात करें तो इसमें 1200 सीसी का 1197 सीसी का Z12E इंजन है जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। इसका आउटपुट है 80.46 bhp एट 5700 rpm, मतलब हाई रेविंग इंजन है और 111.7 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क है जो 4700 आरपीएम पे आता है। तो अगर इसमें से परफॉर्मेंस लेना है थोड़ा सा खींच के आपको चलाना पड़ेगा इस कार को, तब आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। ये एक प्योर पेट्रोल इंजन है, कोई सीएनजी नहीं, कोई नाटक नहीं, एनए इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, इसमें कोई टर्बो चार्जर भी नहीं है और यही इसकी ब्यूटी भी है क्योंकि ये इसकी ड्राइवेबिलिटी एनहांस करता है। अभी देखिए गाइस, मैक्सिमम कार जो आती है उसमें 3 सिलेंडर का इंजन आती है। अभी 10-11 लाख की गाड़ी है, इसमें 3 सिलेंडर का इंजन है। मेरी टाइगुन 17 लाख की है, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है। मेरी हाई राइडर 19 लाख की है, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है। तो अभी जो कंपनीज है वो
नॉर्म्स की वजह से, जो पोल्यूशन नॉर्म्स है उसकी वजह से 3 सिलेंडर का इंजन देने की यहाँ पे कोशिश करी मैक्सिमम कार्स में, और कॉस्ट कटिंग भी रहती है। लेकिन क्या इसमें वाइब्रेशन है? आइए देखते हैं इस इंजन को ऑन करके। तो अभी हम करेंगे इंजन ऑन। वाइब्रेशंस क्या इसमें है? तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सिलेंडर इंजन है, तो वाइब्रेशंस आपको इतने देखने मिलेंगे, कैबिन में ज़्यादा फील नहीं होते। और कितना वाइब्रेट होता है ये इंजन, यहाँ पे मैं ये बॉटल रख के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बॉटल रखी हुई है, इस तरीके से आपको इसमें ये वाइब्रेशन देखने मिलेगा। कोई रोल्स रॉयस का इंजन तो है नहीं, मारुति सुजुकी की सस्ती कार का इंजन है, लेकिन जैपनीज इंजन है, बहुत ही रिफाइंड है और बड़ा ही प्यारा है। और उसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको, आवाज़ जो है ना के बराबर है इस इंजन में। और ये इंजन अभी भी ऑन ही है, लेकिन आपको बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही होगी, माइक भी इसकी आवाज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी साइलेंट। यहाँ पे एकदम साइलेंट रहेगा, क्योंकि बॉनेट खुला हुआ था, थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन बॉनेट बंद रहेगा तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। तो सबसे पहला रीज़न जिसके लिए मैंने ये कार को खरीदा है वो है इसका छोटे छोटे रोड्स में ड्राइवेबिलिटी। ईज़ ऑफ ड्राइविंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। पतले पतली जो गलियाँ होती है, जहाँ पे बाइक वाले, कार वाले जो भी आपके सामने आए, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चुपचाप आप जो है साइड से निकल सकते हैं। हाँ, फॉर्च्यूनर में एक बेनिफिट है मेरे पास कि वहाँ पे लोग खुद रास्ता बना लेते हैं, और यहाँ पे इसमें ये बेनिफिट है कि ये रास्ता जो है नहीं बना हुआ उसमें भी निकल जाती। जैसे अभी अंकल आ रहे थे तो साइड में थोड़ी सी जगह थी, मैं निकल गया। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट लेता हूँ, लेफ़्ट में आप देखेंगे कि बहुत कम जगह है, लोगों ने गधे की तरह जो है पार्क करके रखा है अपनी गाड़ियाँ, कुछ सेंस नहीं है लोगों को। लेकिन यहाँ पे भी ये कार जो है उसको रुकने की ज़रूरत नहीं, फटाफट जो है छोटी छोटी गलियों में से निकल जाती है। अभी यहाँ से मैं राइट लेता हूँ, देखिए किस तरीके से लोग जो है डबल साइड पार्किंग करते, लेकिन ईजिली यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। और ऑटोमेटिक में डाला हुआ है मैंने इसको, डी मोड में, मैनुअल में चलाने की ज़रूरत भी नहीं इन गलियों में, छोटे छोटे रोड्स में। तो ईजिली आई कैन ड्राइव, और दोनों हाथ स्टीयरिंग पे है, एसी चल रहा है अपना अच्छे से मज़े में, और बहुत ही फास्ट और क्विकली हम ये छोटी गलियों में से निकल सकते। तो ये मेरा एक पर्पज़ जो है इसने डेफिनेटली सॉल्व कर दिया है। चलो अब बात करते हैं इसके घाट्स में परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे एसी ऑन है, हम लोग 4 लोग कार में बैठे, 2 बंदे पीछे, एक यहाँ पे मेरे साइड में बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे एसी है। अभी मैंने इसको ऑटोमेटिक पे नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हवा मुझे अपने हिसाब से एडजस्ट करना पसंद है। यहाँ पे आपको जो कुछ है सामने आपके नज़र आ रहा है, मैं इसको डी मोड में ही रखूँगा, ऑटोमेटिक पे रखूँगा, मैनुअल पे नहीं। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इसका परफॉर्मेंस जो है लैक लस्टर नहीं लगता। हालांकि मैं काफ़ी बड़े इंजन और बेटर ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन ईजिली मैं यहाँ पे इसको चला सकता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि AMT बॉक्स है, तो ये जब डाउन शिफ्ट करता है अचानक में थोड़ा सा झटका ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली चलाना जानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी ये ग्रैंड विटारा है, उसके आगे ये सेलेरियो है, आराम से आप इसको ओवरटेक करते जा सकते हो, कोई भी मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। और ये खंडाला लोनावाला का जो घाट है, जो खोपोली के बाद आता है, वो घाट है, तो ईजिली आप इसको चला सकते हो इस AMT गियरबॉक्स का। तो बहुत ही अच्छा है ना, मतलब घाट में कभी ट्रैफिक जैम है, कुछ है, तो यू कैन ईजिली रिलाई ऑन दिस गियरबॉक्स, क्योंकि ना ये ओवरहीट होने वाला है, ना ही आपका क्लच प्लेट जलाने वाला है, ना कुछ करने वाला है। क्योंकि मैनुअल गाड़ी ढंग से लोगों को चलाने आती नहीं, घाट में लेके आ जाते हैं, ऐसा लगता है हम बहुत बड़े मर्द है समझते, लेकिन फिर उन लोग क्लच प्लेट जला बैठते हैं। हम लोग तो मैनुअल भी चला रहे बचपन से, ऑटोमेटिक भी जो है काफ़ी सालों से चला रहे, हमारे साथ कभी ये सब नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्ली उसको चलाते हैं। तो घाट्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो लोग नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि AMT गियरबॉक्स है, अफोर्डेबल है, चीप है, और आप इजीली इसको घाट्स में लेके जा सकते हो। सेकंड चीज़ दोस्तों, इसका मैनुअल मोड। अभी यहाँ पे जो मैनुअल मोड है, इसमें आप डी में चल रहे हो, बस ऐसे आप स्विच कर दो, यहाँ पे साइड में इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मैनुअल पे आ जाएगा। अभी 3rd गियर में अगर मुझे डाउन शिफ्ट करना है, मुझे लग रहा है ये स्लोप चढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैंने 2nd पे डाला, और ये देखिए बड़े आराम से जो है ये स्लोप यहाँ पे चढ़ जा रही है। ट्रायम्फ 400 जो है इसको भी हमने अभी पीछे छोड़ दिया है। ईजिली आप चला सकते हो, इससे परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। जैपनीज इंजन है, हाई रेविंग इंजन है, तो आपके हाथ में इससे परफॉर्मेंस निकालना, ठीक है। ये देखो कैसे घाट चढ़ रही है। मैं यहाँ पे कोई इसको फास्ट नहीं बना रहा हूँ वीडियो को, हैंड्स का मूवमेंट भी देख सकते हैं आप मेरे, सही तरीके से चल रही है। अभी 2nd पे चला रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे देखिए होंडा सिटी भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, लेकिन हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैनुअल मोड में भी जो है बड़े आराम से ये स्विफ्ट को चला सकते हो। बस आपको थोड़ा सा हैबिचुअल होना है, ये किस तरीके से आपको प्लस माइनस करना है। और यहाँ पे देखिए 4000 RPM पे गया, मैंने इसको 3rd में अभी शिफ्ट कर दिया, 3rd से अभी ये और आराम से चल रही है रिलैक्स वे में, और मुझे अभी ऊपर खींचना है इसको, तो वापस 2nd में शिफ्ट करके मैं खींच सकता हूँ। अगली चीज़ जो घाट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैंडलिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हैंडलिंग में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा टर्न हो रही है, हमारे गाड़ी के अंदर उतना बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं। मेरे कार में जितने लोग बैठे, सब लोग जो है स्टेबल बैठे हुए, और एकदम आराम से हमने ये टर्न ले लिया। बस ये जो AMT गियरबॉक्स के डाउन शिफ्ट्स है, ये थोड़े से अजीब लगते, तो बस मैनुअल में शिफ्ट करना है आपको और अपने हिसाब से चलाओ। तो हैंडलिंग और एजिलिटी ये बहुत अच्छी है स्विफ्ट में,
और मैं सच में बहुत ही इम्प्रेस हुआ इससे कि कितनी अच्छी हैंडलिंग है इस कार की, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमको मिलती है। और यही जो इसकी हैंडलिंग है, जो एजिलिटी है, जितना नैरो और जितना ट्विस्ट एंड टर्न वाला रोड होगा उधर आपको मज़ा आएगा। देखो ये ऑल्ट्रोज वाले भाई साहब नीचे चले गए। स्विफ्ट का भी अपना रुतबा है, रोड प्रेजेंस है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जिन लोगों को हैबिट नहीं होती ना पहाड़ों में चलाने की, ऐसे साइड में रोड से उतर जाते, रोड से उतरने की जरूरत नहीं। मैं कोई आके उनको ठोकने वाला नहीं था। लोग अपना अपना कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है आप में से भी बहुत लोग बोलेंगे कि ये गलत था आपका, ये था वो था। ऐसा नहीं है। जो घाट में स्लोप चढ़ता है उसको आपको देना पड़ता है जगह, उसके पास होता है राइट ऑफ वे। ये बेसिक रूल है घाट ड्राइविंग का। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत मज़ा आता है। और रफ रोड है, ख़राब रोड है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बावजूद भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखो अभी इतना ख़राब रोड है, इसमें से हम गुजरेंगे, क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसका जो व्हील बेस है ये छोटा है। आगे और पीछे के व्हील में जो गैप है ना, वो छोटा होने की वजह से आपको कभी भी यहाँ पे ये गाड़ी बॉटम आउट होते नज़र नहीं आएगी। बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस होगा तो उसमें, क्योंकि मेरी कार तो कभी नहीं हुई, जितने भी किलोमीटर मैंने इसको चला लिया। बड़ा ही प्यारा रोड है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ी बातें आपसे करूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत मज़ा आता है। जितना ट्विस्ट एंड टर्न होगा ना, जैसे यूरोपियन रोड्स में होता है, तो उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है इसका, जो कि ईजिली ये बम्प्स वगैरह को अब्सॉर्ब कर लेता है। AMT गियरबॉक्स में आपको जो मैनुअल मोड मिलता है उसका ये भी फ़ायदा है कि आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम डाउन हिल जा रहे हैं, और ये जो है ऑटोमेटिक मोड में अपने आप, ये अभी D2 है, फिर D3 में चला जाएगा। स्लोप जैसा है वैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप मैनुअल में शिफ्ट करेंगे तो आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेक का वेयर एंड टेयर है वो कम होगा, ब्रेक ओवरहीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल में शिफ्ट किया, अभी ये सेकंड में है और मुझे सेकंड में ही रखना है। तो यहाँ पे ब्रेक जो है मिनिमम यूज़ करते हुए मैं ये घाट जो है, ये स्टीप स्लोप जो है, ये उतार सकता हूँ। तो ये लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंजन ब्रेकिंग क्या है। मैनुअल में भी यूज़ नहीं करते, 5वें गियर में घाट उतारते, फिर उसके बाद उनके ब्रेक्स ओवरहीट हो जाते हैं और ब्रेक्स ठीक से काम करना बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड में एकदम कंट्रोल तरीके से मैं उतार रहा हूँ, ब्रेक जो है मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ मैं ब्रेक का। लॉन्ग जो डाउन हिल रोड्स होते हैं उस पर भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ये इंजन ब्रेकिंग, ज़रूर यूज़ करो आप लोग। तो यहाँ पे थर्ड गियर में हूँ, आराम से मेरी कार उतर रही है और ब्रेक पे बिल्कुल भी मेरा पैर नहीं है, दोनों पैर मैंने हटा दिए, यहाँ पे पीछे ले लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको जो है इंजन ब्रेकिंग मिलता है, किसी भी कार में मिल जाएगा यार, लेकिन वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ मैं अभी ये कार को लेके। यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत डिसेंट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। अभी फिलहाल डाउन हिल में हूँ, यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है तो मैं ज़्यादा भगा नहीं सकता कार को, लेकिन यहाँ पे हाईवे परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। आप इजीली 100, 110, 120, 80 जितने भी आपको क्रूज़ करना है कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई एंड पे शायद आप उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी स्टेबल और अच्छी कार है। हैंडलिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंजन डेफिनेटली आउट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा जब आप बहुत ही हाई स्पीड पे जाएंगे, बट यहाँ पे आप जो नॉर्मल हाईवे स्पीड्स है आपकी, एक्सप्रेसवे स्पीड्स है, उस पर ईजिली चला सकते हो। 100 की तो स्पीड लिमिट है, उससे ज़्यादा भगाओगे ही क्या मुंबई पूरे एक्सप्रेसवे पे। और दूसरे भी जो हमारे एक्सप्रेसवेज है वहाँ पे मैक्सिमम 120 की स्पीड लिमिट है, तो उस हिसाब से तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जब भी कहीं आपको मिले तब जाके आपको ऑटोमेटिक जो गाड़ी होती है उसका फ़ायदा समझ में आता है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी हमारी इस कार में। यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, जैम लग गया है, तो यहाँ पे बड़े इजीली और रिलैक्स तरीके से अपने हेल्थ को ख़राब किए बिना मैं यहाँ पे ये कार को चला पा रहा हूँ। तो ये चीज़ के लिए ये AMT गियरबॉक्स भी अच्छा है। कोई भी ऑटोमेटिक कार अच्छी है, आप क्यों बेकार में मैनुअल वगैरह के चक्कर में पड़ते हो, ये ले लो, सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप बहुत ही हाईवे ही चलने वाले हो तब जाके मैनुअल लो, अदरवाइज़ कोई सेंस ही नहीं बनता आज के टाइम में मैनुअल लेने का। और बोलते लोग परफॉर्मेंस क्या, कौन सा तुम V6 V8 इंजन चला रहे हो जो मैनुअल में तुम कुछ परफॉर्मेंस निकाल लो। वो V8 V6 वाली गाड़ियाँ तो खुद ऑटोमेटिक के साथ ही आती है। और अभी आगे जाके आप इंडिया में देखेंगे मैक्सिमम कार जो है ऑटोमेटिक के साथ आएंगी। भी हाइलक्स भी टोयोटा ने निकाला है, उसमें मैनुअल का ऑप्शन जो है हटा ही दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही आपको मिलती है। इस कार की लाइट्स का परफॉर्मेंस कैसा है नाइट टाइम में, तो मैं बोलूँगा डिसेंट परफॉर्मेंस है। सबसे घटिया जो लाइट्स है मेरे घर में जितनी भी कार्स है उसमें वो है हाई राइडर, और उसके बाद जो थोड़ी सी बेटर लाइट है वो टाइगून की है, और फिर ये कार को मैं वहाँ पे रैंक करूँगा। LED लाइट्स डेफिनेटली है और डिसेंट पावर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसको चेंज कर सकते हो, ये प्रोजेक्टर है। और यहाँ पे जो फॉग लैंप है वो तो ऑन हो या ऑफ हो एक ही बात है, हल्का सा कार के सामने वो इल्यूमिनेट करती है। बाकी यहाँ पे इस टाइप की आपको नाइट टाइम परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है, 7:30 बज रहे, मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन इस टाइप की आपको नाइट परफॉर्मेंस मिलेगी इस हेडलैम्प में, जो कि डिसेंट है, नॉट वेरी गुड नॉट बैड। अब इस कार के कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ। प्रोज इसके जो है वो है इसकी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी,
जो मुझे लोकल रनिंग में बिल्कुल जो है 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। अगर मैं हाईवे ही चलूँ तो ये 20 के ऊपर का फ्यूल एफिशिएंसी देगी पेट्रोल में, जो कि डिसेंट है। E20 वाली गाड़ी है, E20 कंप्लायंट फ्यूल इसमें डाल रहा हूँ मैं फिलहाल। XP100 वगैरह हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज़ इसमें जो मुझे अच्छी लगती है वो इसका फन टू ड्राइव नेचर। हाँ, इसमें बहुत आउटराइड परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सिटी स्पीड्स, गाँव की गलियाँ, शहर की गलियाँ और घाट रोड्स पे चलाने के लिए बहुत ही फैंटास्टिक है। और इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको चला के ही पता चलेगा और छोटी मोटी टेस्ट ड्राइव में पता नहीं चलेगा। थर्ड चीज़ जो इस कार में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसमें मारुति का आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट। बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से, इजीली जो है मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ और कुछ घंटों में सर्विस के मिल जाती है। और कॉस्ट ऑफ सर्विस भी कम है और स्पेयर पार्ट का भी कॉस्ट कम है, कुछ ख़राब कभी हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हालांकि वो AMT है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लो और ठीक से चलाना सीख जाओ तो फिर AMT भी कोई बुरा ट्रांसमिशन नहीं है। मेरे पास टॉर्क कन्वर्टर भी है और मेरे पास ECVT गियरबॉक्स वाली गाड़ी है, तो मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है वो है इसके लुक्स तो भाई ज़बरदस्त है। ये हेड टर्नर कार है, आप अगर इस तरीके से इसको बना लो, एकदम क्लीन डिसेंट मॉडिफिकेशन करो इसके अंदर और क्लासी मॉडिफिकेशंस करो तो आपकी कार जो है बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको कोई 5 स्टार होटल में ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, दोस्तों की महफिल में ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे मैं हाई राइडर लेके आ सकता हूँ, फॉर्च्यूनर लेके आ सकता हूँ, वहाँ पे मैं ये वाली स्विफ्ट भी मेरी लेके जा सकता हूँ। और जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है वो है इसके फीचर्स। इसमें बेसिक सारे फीचर्स दिए हुए, इनफैक्ट जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा ही दिए हुए। जैसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है और मुझे मज़ा आता है इस कार को चलाने के लिए। इसलिए अब प्रोज है गाड़ी में तो कॉन्स भी है, बुराइयाँ भी है डेफिनेटली। तो इसके अगर कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कॉन जो है इसका AMT ट्रांसमिशन ही है, जिसको जमता नहीं है चलाने के लिए। AMT वाला ट्रांसमिशन कि आप अगर उससे यूज टू नहीं हो पा रहे तो आपको बोरिंग लगेगा, या फिर आप अगर एक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स से या CVT गियरबॉक्स से इस पे आ रहे हो पूरा उसको छोड़कर, और अगर आपका वो पर्पस है कि उस गाड़ी का रिप्लेसमेंट, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। वरना ये बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है, कौन है बट इतना भी बड़ा कौन नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो। अगला जो कौन है इसका वो इस पर्टिकुलर कार से रिलेटेड नहीं है, वो सभी कार्स में हो सकता है जिनमें भी आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है और उसको परमानेंटली हम ऑफ भी नहीं कर सकते। हर बार जब हम कार ऑन करते हैं तो उसको ऑफ करना पड़ता है मैनुअली, विच इज वेरी इरिटेटिंग, बहुत ही बोरिंग है वो चीज। और लास्ट जो कौन मुझे लगता है वो ये है कि कार अगर आप ये न्यू ले रहे हो तो ये वैल्यू फॉर मनी कार नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस में आपको बलिनो आ जाती है जो कि इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। हाँ, उतना फ्रंट टू ड्राइव नहीं है बलिनो, लेकिन आपको इसी प्राइस के अंदर आपको एक बड़ी कार मिलती है जो आपके फैमिली के लिए सूटेबल होगी। मेरा पर्पस ये कार मीट करी थी कि मेरे पास ऑलरेडी बड़ी कार है, मतलब 7 सीटर भी है, 5 सीटर है 2-3। तो यहाँ पे ये मेरी घर की 5th कार है अभी, मतलब करेंटली जो कार्स है हमारे पास तो उसमें 5th कार है, जिसकी वजह से मेरा पर्पस मीट करी, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने लिया है। लेकिन आपका पर्पस अगर ये मीट नहीं करती तो आपके लिए ये कार जो है सूटेबल नहीं भी हो सकती। तो यही था दोस्तों मेरा रिव्यू मेरी इस स्विफ्ट का, जिसको हमने थोड़ा सा टेस्टफुली मॉडिफाई किया है। इसके इंटीरियर्स थोड़े अच्छे बनाए हैं, एक्सटीरियर में थोड़े से चेंजेस किए, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसका लुक जो है बड़ा ही प्यारा बना है। इसका बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो बहुत गंदी दिखती है, उसको ज़रूर आप अपग्रेड करवाना अगर बेस लेते तो, और अच्छे अलॉयज और अच्छा उसका डुअल टोन फिनिश वगैरह करके उसका लुक जो है आप एनहांस करना, तभी वो अच्छी लगेगी। आपको कैसी लगी मेरी ये प्यारी सी स्विफ्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप क्या वीडियोस देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड या कोई और हमारी दूसरी कार से रिलेटेड, मुझे बता सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।